हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नीट में सिलेबस रिड्यूस होने के बाद ये काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर हो गया, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो सिंस जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसको थोड़ा सा हमने एनालाइज किया, क्योंकि सिलेबस में क्या है, ट्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एनॉमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो उसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें समझ आया कि नीट में जैसे ही पी ब्लॉक करना है तो आपके पास सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिए। यस, मोस्ट ऑफ द अभी हम पीवाईक्यूज देखेंगे सब एनसीईआरटी। तो हमने ऑब्जर्व किया कि कहां से क्या क्या फिजिकल और ट्रेंड्स पे क्वेश्चन है, तो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं 1991 से, राइट। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में फॉर्म में भी आ जाते हैं एज वेल एज स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आपसे बोलेंगे, मैंने जेई मेंस का पीवाईक्यू डिस्कशन भी किया है पी ब्लॉक का, वो भी जरूर देखें, बिकॉज दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का पैटर्न भी क्या है, सेम है। और एक एडवांटेज है, जेई मेंस 24 में हो चुका है 2 सेशन, 25 में 1 सेशन हो चुका है। तो अगर हम बात करें तो आपके पास 24 का एक रिड्यूस सिलेबस का आपके पास 2 या 4 क्वेश्चन होंगे, बट जेई मेंस के आपके पास अराउंड 8 एंड 16 पेपर्स होंगे। तो यू कैन से कि यहां पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, बल्कि मैं तो बोलूंगा जेई मेंस के पीवाईक्यू पी ब्लॉक के कर लीजिए, ऑलमोस्ट वैसा ही आता है। अभी देखिए यहाँ पे हम इस चीज को वेरीफाई भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। अब ये तो हम सबको पता है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज। व्हाट इज द रीजन? मेनली ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल। बट इसमें हमें एक्सेप्शन पता है कि आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम, वैसे तो टेंटेटिवली गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, बट गैलियम का साइज क्या होता है, छोटा। एटॉमिक साइज इज स्मॉलर। तो व्हाट यू कैन से, व्हाट इज द करेक्ट ट्रेंड? करेक्ट ट्रेंड क्या होगा हमारा, बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। तो बस एक ही चेंज है गैलियम और एल्यूमिनियम का, बाकी सेम रहता है। अब एनालाइज करते हैं कि इसके जैसा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ऑब्वियस है, अगर अब फिर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या बोलेंगे, आप इसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करिए। किस में अरेंज करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो आउट ऑफ एल्यूमिनियम एंड गैलियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, गैलियम का होगा, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, कॉन्सेप्ट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? टेंडेंसी ऑफ s सबशेल इलेक्ट्रॉन्स टू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अब क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये एलिमेंट है ग्रुप 13 का। तो ग्रुप 13 की जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2NP1। अगर S सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो +1 की टेंडेंसी बढ़ेगी और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से डाउन द ग्रुप। तो ये हमें एक स्टेटमेंट कह लो या असर्शन, ये हमें याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। मतलब एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, आंसर इज ए। आंसर क्या हुआ हमारा, ए हो गया, राइट। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पे सेम क्वेश्चन सभी पे आ सकता है। ग्रुप 13 की बजाय हो सकता है ग्रुप 14 में पूछ लिया जाए। तो ग्रुप 14 में कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, NS2NP2। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, s शेल इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करना, यानी टॉप टू बॉटम क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। सो अब यहां से हमें समझ आया इनर्ट पेयर इफेक्ट पे बेस सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे एक छोटा सा वीडियो भी है मेरा, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चन हमने इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following element is unable to form MX3-? C, MF63। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एनालाइज। पहला पॉइंट क्या एनालाइज करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहां पे
बिकॉज 6 फ्लोराइड है, फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, तो डेफिनेटली यहाँ पे 6 मोनोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, यानी 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। 6 कोवेलेंट बॉन्ड के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। तो कौन इसे नहीं बना पाएगा? विच हैव, तो कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है, आपको सोचना क्या है, कॉन्सेप्ट सोचना है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एलिमेंट विच हैव नो डी ऑर्बिटल, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होगा वही MF6 हेक्साफ्लोराइड एनायन नहीं बना पाएंगे। तो डेफिनेटली सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो आपको एक और पॉइंट हमेशा याद ही रखना है कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होते हैं हैज नो डी ऑर्बिटल, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है उनके पास कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं है। सो अवर आंसर इज बोरॉन, सी। Rest of the element has d orbital, they can expand their octet. Next, tendency of BF3, BCl3, BBr3 to behave as Lewis acid decrease. आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस लिखना है। तो अब यहाँ पे आप कैसे डिस्कस करेंगे, आपको सिंपली पहले तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ BF3, BCl3 एंड BBr3, अगर देखा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड होना चाहिए BF3 सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, देन BCl3, देन BBr3, बट पैटर्न इज रिवर्स। पैटर्न क्या है? रिवर्स है। BF3 मोस्ट एसिडिक हो जाता है एंड BBr3 लीस्ट एसिडिक। ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, साइन गलत लगा दिया। BF3 मोस्ट एसिडिक, हाँ यस राइट, सही है सही है, ठीक है। पैटर्न क्या हो जाता है? BF3 सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट क्या है, सबसे कम एसिडिक है। ठीक है, तो यू कैन से BF3, BCl3, BBr3, BBr3 इज मोस्ट एसिडिक। नाउ अब ये क्वेश्चन आ गया, कल को हो सकता है ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा ड्यू टू वाई, मतलब क्या क्या रीजन है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो रीजन इन्वॉल्व, क्या रीजन इन्वॉल्व है? बैक बॉन्डिंग। क्या है रीजन हमारे पास? बैक बॉन्डिंग। नाउ अब व्हाट इज बैक बॉन्डिंग? बैक बॉन्डिंग क्या है? तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है? इन वन वर्ड वी कैन से कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड। कोऑर्डिनेट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज बैक बॉन्ड। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? नेसेसरी कंडीशन क्या है? वन एलिमेंट लाइक बोरोन, बोरोन की तरह किसी एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल, एंड फ्लोरीन की तरह किसी एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए? फिल्ड ऑर्बिटल। अब क्या होगा? एक वेकेंट ऑर्बिटल है, एक फिल्ड ऑर्बिटल है, तो दे कैन इजीली डोनेट, ये क्या कर सकते हैं? इजीली डोनेट कर सकते हैं अपने लोन पेयर। दिस इज बैक बॉन्डिंग। अब ये बैक बॉन्डिंग फ्लोरीन की फ्रॉम 3 साइड हो सकती है। अब तीनों साइड से फ्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की बजाय इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन फ्लोरीन एटम, राइट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट, क्योंकि फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इसको लोन पेयर डोनेट करेगा। अब ये बॉन्ड इधर से भी बन सकता है, इधर से भी बन सकता है, इधर से भी। तीनों फ्लोरीन के लोन पेयर अब बोरोन को डोनेट हो रहे हैं वाया बैक बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोरोन पे क्या हो गई? इंक्रीज। अब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। व्हाट आर लुईस एसिड? तो आपको ये भी एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट आर लुईस एसिड? लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो क्या होंगे? लुईस एसिड। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, बट एज एटॉमिक साइज इंक्रीज, जैसे जैसे साइज ऑफ द एटम इंक्रीज होगा फ्लोरीन से क्लोरीन पे, क्योंकि बोरोन तो वहीं का वहीं है 2p ऑर्बिटल, बट अब क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल हो गया एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा? ओवरलैपिंग बिटवीन बोरोन एंड क्लोरीन, ओवरलैपिंग बिटवीन बोरोन एंड क्लोरीन डिक्रीजेस। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज एज साइज इंक्रीज। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ये क्या होता है? डिक्रीज होता है एज साइज इंक्रीज। तो यहां पे डोनेशन तो होगा, लेकिन जितना अच्छा बोरोन और फ्लोरीन के बीच में हुआ था उतना अच्छा बोरोन और क्लोरीन के बीच में नहीं होगा, बिकॉज इट्स थर्ड शेल विच इज ग्रेटर देन साइज, तो 3p सब शेल इज लार्ज इन साइज
एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग इज लेस। ऑन द सेम वे अगर यहाँ ब्रोमीन आ गया तो अब 4p ऑर्बिटल साइज और इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और डिक्रीज हो जाएगी। एंड Bi3 में तो बैक बॉन्डिंग होती ही नहीं है। सो यहां पे हमें लुईस एसिड पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व एंड व्हाट इज कॉन्सेप्ट एक्चुअली इज। यहां से हमने एक बात समझी, बैक बॉन्डिंग अगर सेंट्रल एटम एक्सेप्टर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, बैक बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। इस 2017 के क्वेश्चन से एक और चीज एनालाइज हुई कि बैक बॉन्डिंग पे बेस्ड जितने भी कंसेप्ट हैं वो हमें रिवाइज कर लेने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोरोन कंपाउंड बिहेव एज लुईस एसिड्स। बोरोन कंपाउंड लुईस एसिड्स की तरह क्यों बिहेव करते हैं? रीजन, तो रीजन सिंपल है यहाँ पे, बाय डेफिनेशन why they are Lewis acids, because they are electron deficient in nature। ये तो हो गया क्वेश्चन। Now let's try to understand why boron या बोरोन कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखिए बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2NP1 is the general configuration of group 13। तो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p1, d ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो इट कैन फॉर्म मेनली 3 बॉन्ड्स। कितने मेनली कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 3 एंड मैक्सिमम 4, बट मेनली इट फॉर्म्स 3 बॉन्ड। तो वेदर इट्स कंपाउंड इज डाइबोरेन B2H6 और BX3 कह सकते हैं, सभी में ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। दे हैव 6 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस देन 8 अनशेयर्ड। अगर 8 से कम है इलेक्ट्रॉन्स तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो दैट्स व्हाई बोरोन कंपाउंड्स आर लुईस एसिड्स, ये अच्छे लुईस एसिड होते हैं। तो हो सकता है, अब इसका मॉडिफिकेशन समझते हैं कि अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कल को हमसे पूछा जाए व्हाट इज B2H6 डाइबोरेन क्या है, तो योर आंसर इज इट इज लुईस एसिड। हमसे पूछा जा सकता है आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस व्हिच आर लुईस एसिड, हो सकता है उसमें ऑप्शन BF3 हो, तो इट इज अगेन लुईस एसिड। ये क्या है? हमारा लुईस एसिड है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपने सिलेबस में है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस ट्रेंड्स पे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो SnF4 इज आयनिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है बिकॉज टिन इज अ, यू कैन से कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यस ये आयनिक होगा। देन PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर। अब अगेन टिन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव Pb है तो PbF4 भी क्या होना चाहिए? आयनिक, बट ये क्या हो गया हमारा? दिस इज कोवेलेंट, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। SiCl4 इज इजीली हाइड्रोलाइज। SiCl4 इजीली हाइड्रोलाइज हो सकता है मतलब रिएक्शन। अब जो SiCl4 की रिएक्शन होती है वाटर के साथ, उसमें वाटर क्या करता है? सिलिकॉन को अपने लोन पे डोनेट करता है। दिस इज द बिगिनिंग एंड रूट कॉज फॉर द रिएक्शन। तो यस SiCl4 कैन इजीली हाइड्रोलाइज बट CCl4 कैन नॉट, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। GeX4 is more stable than GeX2। yes, क्योंकि कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, बट वो जनरली Pb के लिए होती है। किसके लिए होगी? Pb के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब इसे थोड़ा एनालाइज करते हैं, इससे हम क्या क्या चीजें सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि टिन एंड लेड के जो कंपाउंड्स होते हैं फ्लोराइड्स वो आयनिक हैं। फर्स्ट थिंग ये हमें याद रखना है। सेकंड हमें क्या समझना है यहाँ पे कि आपसे ये क्वेश्चन भी, मतलब एक ये स्टेटमेंट आपको याद ही रखनी चाहिए कि टिन मेजॉरिटी में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब टिन का +4 ज्यादा स्टेबल होता है देन टिन +2 एंड Pb4 से ज्यादा स्टेबल होता है Pb2। तो यू कैन से मेनली इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। लेड का +2 ज्यादा स्टेबल है, टिन का +4 ज्यादा स्टेबल है। यहां से हमने ये भी समझा। देन व्हाई SiCl4 हाइड्रोलाइज, इसका रीजन भी पता होना चाहिए। तो रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या रीजन है? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, बिकॉज ऑल पॉसिबिलिटीज को चेक करना है। देन GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2। ये भी हमें शो कर रहा है कि जर्मेनियम का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जर्मेनियम के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा स्टेबल है।
तो ये भी याद रखना है। तो GeX2 से ज्यादा स्टेबल है GeX4। ठीक है, these are the statements can again asked in any form. Which of the following statement is correct? Which of the following statement is not incorrect या correct? या ये पूछा जा सकता है कि GeX4 ज्यादा स्टेबल है तो G+2 की ज्यादा टेंडेंसी +4 में जाने की होगी, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो GeX4 है ये क्या है, तो यू कैन से GeX4 इज अ +4 से ये ज्यादा स्टेबल है +4, यस। तो G+2, यस, G+2 क्या है, मतलब GeX2 क्या है, तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो 4 एग्जांपल्स हैं या एक्चुअली इन पे और क्या पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं क्वेश्चन की। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट स्टेबल? कौन सी स्पीशीज स्टेबल नहीं है? जैसे ये क्वेश्चन आता है, पहला पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, थिंक ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंट। क्या d ऑर्बिटल एब्सेंट है? अगर d ऑर्बिटल एब्सेंट है तो डेफिनेटली ये 6 वाले नहीं पॉसिबल है। तो देख लेते हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सभी के पास d ऑर्बिटल है, मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू ऑपरेट। नाउ अब कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी दूसरा किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ द सराउंडेड एटम यानी लिगेंड्स पे। तो एटॉमिक साइज ऑफ डोनर, एटॉमिक साइज ऑफ डोनर पे अगर डोनर का साइज बढ़ेगा तो उसका कॉम्प्लेक्स नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसके अराउंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी उसके अराउंड 6 एटम आ ही नहीं सकते। जैसे SiCl6, अब सिलिकॉन इतना छोटा एलिमेंट है कि उसके अराउंड बड़े 5 या 6 सिलिकॉन नहीं आ सकते, क्लोरीन नहीं आ सकते। तो लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन की वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज क्या है? छोटा है। ध्यान से सुनना, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो इसके अराउंड फ्लोरीन एटम इजीली आ सकते हैं। ओके, तो SiF6 कैन फॉर्म। नाउ germanium and tin, they are large size, so they can easily accommodate large size chlorine atom or hydroxide ion. So our answer is A. हमारा आंसर क्या है? A. Now यहां से अब हमने देखे स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल एंड एटॉमिक साइज ऑफ डोनर पे। और ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया भी है, तो ये 2 पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं और ये भी चेक कर लेना है कि सिलिकॉन का जब SiCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या SiBr6 एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, या SiI6 एग्जिस्ट करेगा? नेवर। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है मॉडिफाई करके। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। इट इज बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अब जब उन्होंने ये वर्ड लिखा है तो मैं बोलूंगा ये क्या लिखा है? ये डेफिनेशन है किसकी? इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो इस क्वेश्चन को दूसरे उसमें क्या कह सकते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। आप बताइए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इन चारों में से कौन सी बात सही है? तो जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला, देखिए क्वेश्चन एनालिसिस का यही फायदा है, मैं इसीलिए आपको देखो वहां हम डिस्कस कर दिया था कि आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो देखिए अगर हम 2019 का डिस्कशन कर रहे हैं और हमने डिस्कस कर लिया tin4 इज मोर स्टेबल, tin4 क्या है? ज्यादा स्टेबल है, एंड Pb+2 इज मोर स्टेबल। tin4 एंड Pb+2 इज मोर स्टेबल, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो इस डिस्कशन का फायदा हमें यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है 19 का 17, मैंने 25 का और 24 का 24 का क्वेश्चन लास्ट में रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे 17 में डिस्कस करते हैं, या अगर हम 17 पे बात डिस्कस कर चुके होते तो 19 में कर लेते। तो अब यहाँ पे हमें पता है आउट ऑफ SN2+ एंड SN4+, ज्यादा स्टेबल कौन है? SN4, राइट? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है SN2+ has very high tendency या higher chances to convert into SN4+,
बाय ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो SN2 प्लस इज रिड्यूसिंग, SN2 प्लस इज रिड्यूसिंग, एक ऑप्शन मिला है। ठीक है, अब अगले चेक भी नहीं करना चाहिए क्योंकि एक ही ऑप्शन है, तो आंसर इज डी। नाउ लेकिन कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब Pb+4 से ज्यादा स्टेबल कौन है? Pb+2। मींस Pb+4 हैज वेरी हाई चांस टू कन्वर्ट इनटू Pb+2। अब Pb+4 क्या होगा, किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा? Pb+2 में, बाय रिडक्शन। एंड जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ अब हमने ये क्वेश्चन तो कर लिया कि यस आंसर इज डी। अब थोड़ा सा इसे भी एनालाइज कर लेते हैं और क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे आप एनसीईआरटी में ये ट्रेंड्स रीड करेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, तो वहां पे पीबी के लिए बड़ा अच्छा एक पॉइंट लिखा हुआ है कि PbI4, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PbI4 इज अनस्टेबल। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है, PbI4 अनस्टेबल है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, में बोलेंगे PbI4 इज अनस्टेबल। अब व्हाई PbI4 इज अनस्टेबल? बिकॉज यहां लेड है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ध्यान से देखना, लेड किसमें? +4। तो होता क्या है, ये इमीडिएटली चेंज हो जाता है +2 में, PbI2 में। किसमें चेंज हो जाता है? PbI2। तो लेड +4 से किसमें गया? +2 में। तो और विद द रिलीज ऑफ आयोडीन, और क्या रिलीज होता है साथ में? आयोडीन भी रिलीज होता है। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखनी, हो सकता है पूछ सकते हैं कि PbI4 किस में कन्वर्ट होता है? PbI2 + I2। इफ यू वांट मोर अंडरस्टैंडिंग तो आप इसको समझ भी सकते हैं ये हुआ कैसे। Pb+4 से +2 में गया बाय रिडक्शन। किससे गया? रिडक्शन से। I- कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? -1 में। तो I- will be converted into I with the loss of 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर 2I- है और वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो इट विल फॉर्म I2 गैस। अब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट यू विल गेट, क्या मिलने वाला है? Pb+4 plus 2I-, it gives you Pb+2 plus I2. 2 electrons are going to cancel out. अब 2 आयोडीन I2 में कन्वर्ट हो गए। टोटल आयोडीन कितने थे? 4, 2 बचे हुए हैं, तो वो कन्वर्ट Pb+2 से जुड़ेंगे, क्या बनाएंगे? PbI2। तो दिस इज ऑल्सो अ रिएक्शन विच शोज दैट कि +2 ऑक्सीडेशन ऑफ लेड इज मोर स्टेबल। तो inert pair effect is highly, most effectively is operated on the last element of group 14. Before that tin का +4 ज्यादा स्टेबल है। बट अगेन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन ग्रुप 14, यहाँ पे ग्रुप 14 एलिमेंट में स्टेबिलिटी ऑफ +2 डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी या डिक्रीज, तो आपका आंसर इंक्रीज ही होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट पे सारे पॉसिबिलिटीज आपको सोचनी है। मतलब मैं कहीं ना कहीं बोलूंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड बैक बॉन्डिंग, ये दो कॉन्सेप्ट हमें पी ब्लॉक के लिए आने चाहिए, जनरली उसी पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेड एंड टिन? तो देखिए टिन और लेड पे फिर क्वेश्चन आ गया। तो लेड का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 और टिन का स्टेबल होता है +4। व्हाट इज योर आंसर? ए। पीछे मैंने आंसर बता दिया था, यस, डी। तो यहां पे हमारा आंसर क्या है? ए। नाउ लेट्स, इस पे तो काफी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग टू ग्रुप 14। किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप 14 से। द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज कॉमनली 4 एंड सिलिकॉन इज 6। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है एंड सिलिकॉन 6 बना सकता है। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन कार्बन एटम। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लो लाइंग डी ऑर्बिटल, लार्ज साइज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, बोथ बी एंड सी। तो वेयर एज दैट ऑफ सिलिकॉन इज 6। सिलिकॉन क्यों 6 है? क्योंकि सिलिकॉन के पास डी ऑर्बिटल है, प्लस सिलिकॉन का लार्ज साइज है या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो आंसर क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ डी लो लाइंग डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन
इसलिए सिलिकॉन क्या शो करता है 6। सो आवर आंसर इज ए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नाउ अब एलोट्रॉप्स पे भी बेस्ड, वैसे तो जो ट्रेंड्स एंड यूजेस हैं एलोट्रॉप्स, बस एक्चुअल में एलोट्रॉप्स पे बेस्ड क्वेश्चन उसमें है जेई मेंस में 24 में, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है इसको। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, कौन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो नहीं करता, तो डायमंड, यस। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डायमंड। डायमंड, अब ग्रेफाइट हमें पता है ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर, तो ये आंसर है बट वैसे शो नहीं करता है। आंसर इज ए, बट इट डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। मेटल्स तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते ही हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एनालाइज कर सकते हैं। हमसे और क्या पूछा जा सकता है कि डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, राइट। और यूजेस पूछे जा सकते हैं, या ये फिर पूछा जा सकता है स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड होगा। देन और क्या डिफरेंस है, इसका शीट लाइक स्ट्रक्चर है तो इट हैज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। इसमें 2 लेयर्स के बीच में, बिटवीन 2 लेयर्स हैज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। 2 लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ओके, तो इन दिस वे ये भी, मतलब जब आप क्वेश्चन करें ना पीवाईक्यू, तो देखिए जस्ट क्वेश्चन आंसर नहीं करें, क्योंकि देखिए पीवाईक्यू कभी भी सेम रिपीट नहीं होगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। जैसे अभी देखो हमने 2017 और 19 का क्वेश्चन देखा था, वही टिन और लेड, बट थोड़ा सा चेंज किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को एनालाइज करने का सोचो और क्या पॉसिबिलिटीज इनके ऑप्शंस की हो सकती है। इस तरीके से आप सोचोगे ना, तो मैं बोल रहा हूँ शायद इस डिस्कशन के बाद ही आपको इसी में से ही एक क्वेश्चन आपको अपने नीट 2025 में मिल जाएगा। नाउ हेलो, so let's discuss this question. परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड की परसेंटेज क्या होती है, काफी इंटरेस्टिंग है। आप खुद बताइए पेंसिल जो होती है लेड की, वो उसमें होता क्या है, तो आंसर इज ग्रेफाइट। क्या होता है उसमें, ग्रेफाइट बोलते लेड पेंसिल बट होता क्या है, ग्रेफाइट। तो उसमें लेड का परसेंटेज क्या होगा, 0। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। नाउ तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन हो गया। नाउ इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब हमें पता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कि ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इट्स कंडक्शन। अब हर इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल है कंडक्शन के लिए और फ्री है, तो ऑब्वियसली वो लोकलाइज तो नहीं होगा। तो ये जो लोकलाइज्ड वर्ड है वो तो ऑप्शन नहीं होने वाले, लोकलाइज्ड ऑन ईच कार्बन या लोकलाइज्ड ऑन एवरी थर्ड कार्बन। हाँ, डीलोकलाइज होता तो सोचते भी। नेक्स्ट, स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट का मतलब डीलोकलाइज बिटवीन द स्ट्रक्चर। यस, ये हमारा सही आंसर। क्या कि जो स्ट्रक्चर्स हैं 2 ग्रेफाइट के, उनमें इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं फ्री। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ही ग्रेफाइट क्या है, हमारा कंडक्टर है। एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट ही नहीं हो सकता क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है एंड कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 होती है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्डिंग में ही है। सो कवर आवर करेक्ट आंसर इज सी। तो देखिए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर पे काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट, which of the following types of forces bind together the carbon atom in diamond? डायमंड में कौन से फोर्सेस होते हैं, तो देखिए डायमंड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है एंड ईच कार्बन अगेन गेट्स टेट्राहेड्रली कनेक्टेड विद नेक्स्ट 3 कार्बन्स, और इस तरीके से 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता है। तो सभी कार्बन एक दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है वाया कोवेलेंट बॉन्ड। किससे कनेक्टेड है, कोवेलेंट बॉन्ड से। अब इसका मॉडिफाई करके अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या पूछा जा सकता है कि ग्रेफाइट में कौन से कार्बन एटम जो होंगे, कौन से बॉन्ड होंगे। तो अगर ग्रेफाइट में बिटवीन कार्बन एटम पूछा हुआ, ठीक है, तो ग्रेफाइट में अगर हम बात करें तो बिटवीन कार्बन एटम तो अगेन, ध्यान से सुनना, बिटवीन कार्बन एटम तो अगेन कोवेलेंट है। क्या है, कोवेलेंट। कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड ईच कार्बन इज अगेन लिंक्ड, जो किससे लिंक होंगे, 3 कार्बन से 120 डिग्री एंगल बनाते हुए। तो अगेन यहां पे अगर हम देखें तो कौन सा फोर्स होगा, अगेन बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट होगा। बट एक लेयर का, ठीक है, अगर एक लेयर का दूसरे लेयर से फोर्स पूछा जाए
तो दो लेयर के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, वैन। तो ये आइडिया हमें होना चाहिए। बिटवीन टू लेयर्स वैन डर वाल फोर्स, बिटवीन कार्बन एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाएगा ग्रेफाइट के केस में, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। कौन इंसुलेटर है? तो ग्रेफाइट इज कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज अ मेटल कंडक्टर, डायमंड इज इंसुलेटर। दिस इज आवर आंसर। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। पूरी सिलिकॉन वैली मतलब जो भी कंप्यूटर वर्ल्ड होता है, चिप्स होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से भी हो गया। तो इट मींस कि यहां से ये समझना है कि जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे ना बिगिनिंग ऑफ द हर ग्रुप का 13 14, तो ये पॉइंट्स पे भी ध्यान देना है, कौन इंसुलेटर है कौन कंडक्टर है। बिकॉज पी ब्लॉक में अभी हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, क्या क्वेश्चन आ जाएगा पता ही नहीं है। तो ये हमें आइडिया दे रहे हैं कि यस हमें ये देखना है कि कंडक्टिविटी देखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना है, रिड्यूसिंग पावर देखना है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स हमें एनसीईआरटी में ध्यान देनी है। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यूजेस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। नो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और क्वेश्चन में करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये अपोजिट डेटा लिख दिया है, तो यहाँ पे रिवर्स होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि 26 कार्बन रिंग्स होती है एंड 12 5 कार्बन रिंग्स। नाउ ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohol into gasoline. Yes, अल्कोहल को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए एक सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट ZSM5 का यूज किया जाता है। CO is colorless and odorless gas. Yes, this is again true. तो हमें थोड़े से मतलब जब आप पढ़ेंगे बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन, तो यूजेस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अवर आंसर इज C एंड D। तो हमारा आंसर क्या हो गया, D, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग ग्रुप 16 एलिमेंट विच वन डज नॉट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन -2, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया 24 में। कौन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा? ऑक्सीजन, अब हमें पता है ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पोलोनियम इज वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की ही टेंडेंसी लीस्ट होगी टू शो या टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो वेरी क्लियर है कि आंसर क्या हो जाएगा, पोलोनियम। क्या होगा, पोलोनियम। मतलब सभी एनायन फॉर्म कर सकते हैं -2, बट पोलोनियम नहीं शो कर सकता। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमें ढंग से पढ़ाई करनी, कौन सा एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कौन नहीं शो करता, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ट्रेंड्स कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग में कवर हो जाते हैं, और यहाँ पे जो थोड़े बहुत ट्रेंड्स हैं वो हमने कवर कर लिया। अब बचा गया यूजेस, एलोट्रॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमें काफी फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो कौन सा एलिमेंट है जो हम अचीव वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा तो लार्जेस्ट आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, लार्जेस्ट आयन। तो देखिए यहां पे फ्लोरीन जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है तो क्या बनाता है, F नेगेटिव। नाइट्रोजन जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा तो क्या बनाएगा, N3 नेगेटिव। क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा नोबल गैस ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में। सोडियम, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कॉन्फ़िगरेशन इज 281, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो नोबल गैस अचीव कर लेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये भी क्या बना लेगा, एनायन। तो यहां से हमें समझ आया कि लार्जेस्ट आयन कौन बनाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए, नाइट्रोजन। हमारा आंसर क्या है, नाइट्रोजन। नाउ सो स्टूडेंट्स, यहां पे हमने पी ब्लॉक का डिस्कशन एंड कर लिया है। एंड व्हाट आई वांट कि आप सिर्फ बिगिनिंग जो होता है ना, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई, ये वाला ट्रेंड हर ग्रुप का स्टडी करें, रीड करें एक लाइन बार बार। एंड जेई मेंस का PYQ जरूर लगाएं, बिकॉज जेई मेंस का और आपका नीट का सिलेबस सेम है, और उनके आपको कहीं ना कहीं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जेई मेंस में ज्यादा मिले। एंड उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, आप पक्का पी ब्लॉक का क्वेश्चन नीट में अटेम्प्ट करके आने वाले।
सो कीप प्रैक्टिसिंग, गुड लक, थैंक यू।